नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर और बुलेटिन का आगाज बड़ी और खास खबर के साथ, क्योंकि लगातार सीएम धामी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दे रहे हैं। उत्तराखंड से जुड़ी आज की ये सबसे बड़ी खबर, जहां हरिद्वार में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हुई। फूलपुर गांव में हुई 4 लोगों की मौत। पथरी थाना इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। गांव में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है, प्रशासन के अफसर मौके पर मौजूद है। तो देखिए, हरिद्वार से खबर, जहां पथरी थाना इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां जहरीली शराब पीने से ये बड़ा हादसा हुआ है। गांव में बड़ी संख्या में अब पुलिस तैनात है, प्रशासन के अफसर मौके पर मौजूद हैं। तो वहीं डीजीपी ने थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया है। ये बड़ी कार्रवाई भी इस पूरे मामले में की गई है, जहां डीजीपी ने थाना प्रभारी जो थे उनको सस्पेंड किया है। रुड़की में पहले भी जहरीली शराब कांड हो चुका है, बावजूद इसके प्रशासन सतर्क नहीं रहा और इसी के चलते बड़ी कार्रवाई की गई है। तो उत्तराखंड से ये आज की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां हरिद्वार में जहरीली शराब के सेवन की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई है। तो वहीं फूलपुर गांव में 4 लोगों की मौत हुई है। दर्दनाक ये मौत हुई उन लोगों की जहरीली शराब के सेवन की वजह से। पथरी थाना इलाके की पूरी घटना बताई जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच हो रही है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स जो है तैनात है गांव में, ताकि माहौल ना बिगड़े। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे इस गांव में जहाँ पर हम हैं, फूलगढ़ में, यहाँ पर 4 डेथ हुई हैं और निश्चित रूप से एक साथ 4 डेथ होना ये एक चिंता का विषय है और एक कंसर्न का एक विषय है। इसीलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सारे अधिकारी, पुलिस के अधिकारी आए हैं और यहाँ पर ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि इनके द्वारा शराब के सेवन से इन लोगों की डेथ हुई है। अब ये शराब किस प्रकार की थी, ये एक्सेसिव शराब है, ज़्यादा पीने से डेथ हुई है, या इसमें किसी प्रकार का कोई गड़बड़ थी, तो इसके लिए हम लोगों ने तुरंत यहाँ पहुँच के जो सारे जो डेड बॉडीज़ थी इनको पोस्टमार्टम के लिए हम भिजवा रहे हैं, जो यहाँ पर अभी उपलब्ध हैं। इनको रोका गया जबकि भी अपने अंतिम संस्कार के लिए जा रहे थे। यद्यपि इन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि ये लोग बीमार थे, वृद्ध थे, लेकिन हम लोग इन सबका पोस्टमार्टम दिनों में हमारे गांव में या पड़ोसी गांव में सर 7 से 9 के बीच मौतें हो चुकी हैं सर, ये जहरीली शराब पीने के कारण। सर इस समय चुनाव का माहौल है, तो सभी प्रत्याशी जोर लगाते हैं चुनाव जीतने के लिए, वोटरों को लुभाने के लिए। कोई चुनाव का माहौल है और हम यहाँ गांव फूलगढ़ में खड़े हैं। यहाँ सुबह पता लगा, मैं अलग से रहता हूँ वैसे, कि ये मेरा ही गांव है। यहाँ 4 आदमियों की डेथ हो गई है और बताया जा रहा है कि शराब पीने से हुई है। तो चुनाव का माहौल चल रहा है, चुनाव में लोग, प्रत्याशी और मतदाता भी सब दारू का सेवन तो करते ही हैं। कल इस गाँव में एक व्यक्ति की डेथ हुई और इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि उसकी भी शायद दारू पीने से ही हुई होगी। एक शिवगढ़ में एक व्यक्ति की डेथ हुई है, यहाँ 4 की हुई है। इन 4 में बड़ी दुखद बात है कि 2 के बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। और चलिए, हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं से अपडेट लेते हैं। सुदीप, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, 4 लोगों की मौत हुई है और किस तरीके से पुलिस जो है इस पूरे मामले को टैकल कर रही है? उन्नति, देखिए, हरिद्वार जिले में पंचायत चुनाव होना है और वहाँ आचार संहिता लागू है, धारा 144 भी लागू है। ये बहुत बड़ी विफलता है आबकारी विभाग की कि यदि मिलावटी शराब से मौतें हुई हैं और ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि साहब चुनाव जीतने के लिए प्रधान या अन्य प्रत्याशी शराब वितरित कर रहे हैं, तो ये इलिसिट लेकर कहां से आ रहा है? क्या किसी के घर में तैयार हो रहा है या देसी शराब लाकर उसकी जो तीव्रता हम कहते हैं उसकी कौन लोग ये बात सवाल है जिस ये मौतें हुई हैं। हालांकि जिलाधिकारी कहते हैं कि जो 4 मौतों की मैं पुष्टि कर रहा हूं उस बिल्कुल, देखिए, 4 लोगों की जिंदगियां जो है चली गई हैं और ऐसे में इस पूरे मामले पर जल्द से जल्द संज्ञान लेने की जरूरत है। देखिए, शायद संपर्क हमारा ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है सुदीप से, लेकिन जो सुदीप जानकारी दे रहे हैं वो ये है, क्योंकि बड़ी लापरवाही कहीं ना कहीं से कह सकते हैं, क्योंकि हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होना है, एक तरफ उसकी तैयारियां हैं और उसी बीच देखिए बड़ी घटना सामने आई है। जी सुदीप, क्या जानकारी? देखिए, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने मुझे बताया कि 4 लोगों की जो मौत हम पुष्ट कर रहे हैं उसमें एक व्यक्ति की मारपीट की एफआईआर भी है थाने में, लिहाजा उसको शराब पीना नहीं कहेंगे। और एक व्यक्ति जो अन्य मरा है, जिसकी मौत हुई है, उसने 2 दिन से शराब नहीं पी थी। 2 लोगों में शराब की ओवरडोज की बात आई है। प्रशासन 4 मौतें कह रहा है, ग्रामीण इनकी संख्या 7 से 8 बताते हैं। हालांकि जो 2 लोग कल मरे उनकी इस तो देखिए, लगातार मौतें हो रही हैं जहरीली शराब की सेवन की वजह से। लेकिन क्या इंतजाम अब आगे सुदीप किए जा रहे हैं ताकि इस तरीके की घटनाएं रुक सकें? क्योंकि देखिए, रुड़की में भी इस तरीके की घटना सामने आई थी।
घटनाएं हो चुकी हैं और इसको रोकने के तमाम प्रयास किए भी जाते रहे हैं। लेकिन ठीक चुनाव के वक्त ये सब कुछ हुआ है, जब आचार संहिता लागू है, तो एक ये बड़ी चुनौती होगी प्रशासन के सामने कि वो इन हरकतों को रोकने का प्रयास करे। आबकारी विभाग में इस मामले में 2 बड़े अपडेट भी हैं। आबकारी विभाग में जो लक्सर सर्कल है, जो प्रवर्तन का और लक्सर सर्कल है, उसको सस्पेंड किया जा रहा है, मुख्यालय अटैच किया जा रहा है। और इसके अलावा जो जिला आबकारी अधिकारी है अशोक मिश्रा, उनको हटाए जाने की संस्तुति आबकारी मुख्यालय लिख के अवकाश के दिन आबकारी मुख्यालय खोला जा रहा है। उसकी संस्तुति शासन को भेजी जा रही है। माना जा रहा है 102 दिन में निर्णय हो सकता है, पर जैसा एसएसपी कह रहे हैं कि हम बड़ा कंसर्न है, बड़ा चिंतित है, तो अभी तक ये कहाँ थे, जबकि ग्रामीण इलाकों में लगातार इस तरीके की शिकायतें मिलती रही हैं। चुनाव का वक्त है, लोग शराब पिलाते हैं, शराब वितरित करते हैं, तो क्या इनको नहीं लगता कि लापरवाही हुई है? थाना प्रभारी को भी सस्पेंड करने के आदेश पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार को देहरादून से करने पड़े, तो ये बताता है कि लापरवाही किस स्तर पे और कितने व्यापक पैमाने पर बढ़ती जा रही थी। हालांकि कितनी अलर्टनेस दिखेगी ये भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। और कौन लोग इस पूरे घटनाक्रम के पीछे हैं सुदीप, उनकी कैसे जांच की जाएगी? देखिए, अभी तक मेरी जो जानकारी है, कुछ ग्राम प्रधान इसके पीछे बताए जा रहे हैं जो कि चुनाव के प्रभारी थे और उनकी भूमिका संदिग्ध है। लिहाजा कुछ ग्राम प्रधानों को हिरासत में लेकर पुलिस सख्ती से पूछताछ कर रही है कि आखिर क्या नकली शराब बनी, नहीं बनी, या शराब लाई गई ठेके से, उसमें मिलावट की गई। ये सारी जानकारियां अब पुलिस सख्ती से, चूंकि विषय इतना बड़ा हो गया है, तो अब सख्ती से पूछताछ कर आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास हो चुकी है। बिल्कुल। और देखिए, मृतकों के परिजनों की तरफ से क्या कहा जा रहा है, क्योंकि लगातार वो भी, उनमें भी आक्रोश होगा। जी देखिए, मृतक के परिजन, जैसा कि हमने बाइट में भी दर्शकों को सुनाया, मृतक के परिजन यही कह रहे हैं कि साहब चुनाव का वक्त है और नकली शराब पिलाई जा रही है। 2 लोगों की 2 दिन पूर्व भी मौत हुई, पर उनका अंतिम संस्कार चूक हो गया, तो जांच करने या पोस्टमार्टम करने जैसा कुछ नहीं बचा है। अब देखना ये होगा पुराने प्रकरणों को और आज के ताजा मामलों को। बिल्कुल, ये जो पूरा मामला है सुदीप गंभीर बना हुआ है और इसमें बेहद ही संवेदनापूर्ण तरीके से इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। ठीक है, आप बने रहिए सुदीप, हमारे साथ लौटती हूँ आपके पास। जहरीली शराब कांड में बड़ी कार्रवाई की तैयारी है, जहां अवकाश के दिन भी आबकारी मुख्यालय खोला जा रहा है। लक्सर स्कूल के सर्कल के पूरे स्टाफ को सस्पेंड कर दिया गया है और इसके करने की तैयारी भी लगातार जारी है। तो मुख्यालय अटैच करने के जारी हो रहे हैं आदेश। जिला आबकारी अधिकारी अशोक मिश्रा हटेंगे, जिले से हटाने की सिफारिश शासन को भेजी जा रही है। तो देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मुख्यालय अटैच करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं पूरी तरीके से इस पूरे मामले की, ताकि तह तक जा सके, इसके लिए बाकायदा कोशिश हो रही। जिला आबकारी अधिकारी अशोक मिश्रा हटेंगे, जिले से हटाने की सिफारिश शासन को भेजी जा रही है। तो वहीं पिथौरागढ़ के धारचूला में बादल फटा है, जिसकी वजह से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। जहां खोतली में बादल फटने से तबाही है, कई मकान ध्वस्त हो गए हैं। तो वहीं मलबा कई घरों में भी घुसा है, बाजार की सड़क भी मलबे से पटी है। मौसम को देखते हुए अलर्ट पर प्रशासन है, एसडीआरएफ और पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला के खोतीला में शुक्रवार रात बादल फटने से ये भारी तबाही हुई है। धारचूला बाजार में दुकानों को भारी नुकसान हुआ है। पहाड़ी से बरसाती पानी के साथ आया मलबा कई घरों में घुस गया है। बाजार की सड़कें भी मलबे से पट गई हैं, सड़क में पार्क किए गए वाहन भी मलबे में दब गए हैं। मल्ली बाजार गाँव सड़कें पूरी तरीके से मलबे से लबालब नजर आ रही हैं। हालांकि इस पूरे हादसे के बाद अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पिछले दिनों एलधार नामक स्थान पर हुए भूस्खलन के बाद से खतरा बना हुआ है। तब भूस्खलन के साथ बोल्डर गिरने से 4 मकान ध्वस्त हो गए थे। इस स्थान पर जिनके मकान हैं वे लोग अभी भी अन्य सुरक्षित स्थानों पर रह रहे हैं। शुक्रवार की रात एक बार फिर मलबा आने से लोग असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। भारी बारिश के कारण काली नदी का जलस्तर भी काफी बढ़ गया है। तटबंध के ऊपर नदी बहने लगी है, इससे लोग सहमे नजर आए हैं। मौसम को देखते हुए स्थानीय प्रशासन अलर्ट है। और चलिए देखिए, हमारे विशेष संवाददाता बने हुए हमारे साथ, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। सुदीप, क्या जानकारी? देखिए, लगातार आपदाएं आ रही हैं, तबाही का मंजर वहां पर देखा जा रहा है, बादल फटा है। क्या प्रशासन की तरफ से इंतजाम है और लोग जो अभी भी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उनके लिए क्या आप वहां पर इंतजाम ग्राउंड जीरो पर देख रहे हैं?
देखिए, मेरी जानकारी ये है, इस पूरे प्रकरण की जानकारी मुख्यमंत्री को बहुत तड़के सुबह आ गई थी। उन्होंने इस मामले में जिलाधिकारी पिथौरागढ़ और कमिश्नर कुमाऊं से भी बात करते हुए मौके के हालात का जायजा लेने व ग्रामीणों की मदद करने, रसद पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। दरअसल ये जो इलाका है, ये भारत और नेपाल दोनों को जोड़ता है, और जो मकान गिरते हुए विजुअल्स हम देख रहे हैं, ये दारचूला है जो कि नेपाल में आता है। नदी की इस तरफ भारत है और दूसरी ओर नेपाल है। तो ये जो काली नदी में वेग आया, जिसमें बादल फटना, कई लोग अति बारिश होने को भी बात बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा बारिश हुई है, तो इसने दोनों देशों की सीमा पर रहने वाले लोगों को प्रभावित किया है। अब प्रशासन तेजी से राहत बचाव के काम में जुटा है। यदि हम विजुअल्स में देखें तो पानी का वेग इतना ज्यादा है कि जेसीबी मशीन भी काम नहीं कर पा रही है। काली नदी वेग पर, और बताया यह भी जा रहा है कि काली नदी का जो पानी आ रहा है, जो फोर्स आ रहा है, वहां पर एक पत्थर आने से एक झीलनुमा आकृति बन रही है, एक झील बन रही है। इससे भी एक दिक्कत प्रशासन के सामने है कि वो सही स्थिति का आकलन नहीं लगा पा रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सीधा मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और अफसरों से कहा है कि सरकार, यदि मौके पर जाने के लिए हेलीकॉप्टर या किसी अन्य चीज की आवश्यकता होगी तो तत्काल सरकार इसके लिए व्यवस्था कराएगी, और ये भी सुनिश्चित करेगी कि यदि मेडिकल टीम या खाद्य रसद की आवश्यकता हेली से ले जाने की जरूरत पड़ी तो वो भी मदद की जाएगी। बिल्कुल, यानी कि राहत बचाव कार्य जारी। ठीक है सुदीप, बने रहिए आप हमारे साथ। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में 18 अहम प्रस्तावों पर चर्चा की गई है, गहन मंथन हुआ है और उसके बाद 18 अहम प्रस्तावों पर मोहर भी लग गई है। यूके SSC की होने वाली परीक्षाएं अब यूके PSC कराएगा। यूके PSC के हवाले 7000 पदों पर भर्तियां कराने का बड़ा फैसला है। यूके SSC की 5 परीक्षाओं को निरस्त किया गया है। कैबिनेट ने यूके SSC की 5 परीक्षाएं निरस्त की हैं। पुलिस रैंकर्स, वाहन चालक की परीक्षा निरस्त है। मत्स्य निरीक्षक, पुलिस हेड कांस्टेबल की परीक्षा निरस्त है। कर्मशाला निरीक्षक के पदों के लिए परीक्षा निरस्त की गई है। तो देखिए, लगातार इस पूरे मामले में सीएम धामी ने बड़े निर्देश जारी किए हुए हैं और इसी के चलते जब कैबिनेट बैठक हुई तो उस दौरान करीब 18 प्रस्तावों पर मोहर भी लग गई है। तो देखिए, 5 जो भर्तियां निरस्त हुई हैं उनके नाम भी आपको बता रहे हैं। कर्मशाला अनुदेशक परीक्षा निरस्त की गई है। मत्स्य निरीक्षक परीक्षा निरस्त हुई है और इसी के साथ साथ मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार परीक्षा भी निरस्त की गई है। तो यूके SSC की ये 5 परीक्षाएं, पुलिस रैंकर्स परीक्षा भी निरस्त की गई है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ये 5 भर्ती परीक्षाएं निरस्त हुई हैं। समूह गा की भर्ती परीक्षाएं अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कराएगा। 7000 पदों के लिए भर्ती परीक्षा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कराएगा। तो वहीं परीक्षा के लिए लोक सेवा आयोग तत्काल एक कैलेंडर जारी करेगा। राजस्व उप निरीक्षक, बंदी रक्षक, साथ ही साथ पर्यावरण पर्यवेक्षक, प्रयोगशाला सहायक, ये परीक्षाएं अब कराई जाएंगी। मानचित्रकार, और ये लोक सेवा आयोग अब ये भर्ती परीक्षाएं कराएगा। समय से हमारे सभी नौजवान, युवा, हमारे बेटे बेटियां जो रोजगार की तलाश में थे, उनको निराश नहीं होना पड़ेगा। हमने आज कैबिनेट में फैसला लिया है कि जो अभी तात्कालिक रूप से 7000 भर्तियां जिनको अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से होना था, वहां पर जांच इत्यादि होने के कारण से उन भर्तियों में कोई विलंब न हो, इसलिए 7 की 7000 भर्तियां लोक सेवा आयोग से जल्द कराने का हमने निर्णय लिया है। हमारी सरकार युवाओं को प्रोत्साहित करना चाहती है, युवाओं को आगे बढ़ाना चाहती है, वो और बेहतर खेलें। तो चलिए, हमारे विशेष संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। सुदीप, देखिए किस तरीके से अहम निर्देश दिए गए हैं। करीब ये प्रस्ताव जिन पर मोहर लगी है उन्हीं के साथ जो निर्देश सीएम धामी के सामने आए हैं, खासतौर से अगर मैं बात करूं यूके SSC के, तो 5 परीक्षाएं निरस्त की गई हैं और आगे किस तरीके से परीक्षाएं करनी है उसके लिए भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं। लेकिन लगातार युवा जो है कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं, तो क्या इस फैसले से युवाओं में संतोष है या आक्रोश है, क्या वहां पर आप देख रहे हैं? जी देखिए, कल की कैबिनेट बैठक जो हुई उसका सबका जो सरकार का फोकस था वो परीक्षाओं, भर्तियों, रोजगार को लेकर था और सबसे बड़ा मुद्दा भी यही इस वक्त उत्तराखंड में है। इसीलिए सरकार ने फैसला लेते हुए 7000 पदों की जो अलग अलग परीक्षाएं हैं उनको रेफर कर दिया है लोक सेवा आयोग को, और जो पूर्व में परीक्षाएं निरस्त हुई हैं इन सबको यदि हम ओवरऑल करें तो करीब 55,000 युवाओं को दोबारा, यानी जो परीक्षा दे चुके हैं उनको दोबारा परीक्षा की तैयारी करनी होगी। दरअसल सरकार एक पारदर्शी सिस्टम चाहती है, एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था चाहती है, क्योंकि यूके SSC में मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से शक्ति बरती और घोटाले खुलने शुरू हुए
तो ये देख के सरकार भी हैरान हो गई कि आखिर यहाँ क्या चल रहा था। मुख्यमंत्री और सरकार ये चाहती है कि जब तक यूकेएसएससी की जांच चल रही है, व्यवस्था दुरुस्त हो रही है, युवाओं को इंतजार न करना पड़े। उनकी परीक्षाएं जो लोक सेवा आयोग है उनको रेफर कर दी गई हैं। लोक सेवा आयोग को ये निर्देश दिए हैं कि 6 माह के भीतर सारे कैलेंडर जारी किए जाएं। एक निर्णय और लिया गया है कि जिन युवाओं ने पूर्व में हुई परीक्षाओं की फीस दी है, सरकारी फीस जो जमा होती है, जो शुल्क जमा होता है, वो इन छात्रों से नहीं लिया जाएगा। मेरी जानकारी ये भी है कि सरकार एक प्रपोजल और तैयार कर रही है कि इन परीक्षाओं के कारण यदि कोई ओवररेज हुआ तो ओवररेज का रिलैक्सेशन भी सरकार ला सकती है, जो मेरी जानकारी है। क्योंकि कई ऐसी परीक्षाएं जिनको हुए काफी वक्त हो गया और इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। ऐसी परीक्षाएं जिनका कैलेंडर जारी हुआ, परीक्षा नहीं हुई, ऐसी परीक्षा जिसकी विज्ञप्ति नहीं आई, ऐसी परीक्षा जिसकी परीक्षा तो हुई लेकिन परिणाम नहीं आया। तो ये सारी परीक्षाएं लोक सेवा आयोग को रेफर की हैं सरकार ने। सरकार ये चाहती है कि व्यवस्था पारदर्शी हो, समय से रोजगार मिले, विभागों में कर्मचारी अधिकारी समय से आए। बिल्कुल, और इसी के लिए देखिए ये महत्वपूर्ण फैसला भी लिया गया है लगातार सीएम धामी की तरफ से, और किस तरीके से इसका अब अमल किया जाता है ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया सुदीप आपका तमाम अपडेट के लिए। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की हजारों करोड़ की संपत्तियों पर हुए अतिक्रमण पर अब जल्द बुलडोजर चलेगा। जी हां, प्रदेश में वक्फ बोर्ड की ऐसी हजारों करोड़ की संपत्तियां हैं जिस पर अवैध कब्जा है, जिसे वक्फ बोर्ड मुक्त नहीं करा पा रहा है। लेकिन अब 15 सितंबर को होने वाली वक्फ बोर्ड की बैठक में बुलडोजर खरीदने का प्रस्ताव पास लाया जाएगा ताकि अवैध कब्जे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा सके। ऐसे में आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की तरह ही उत्तराखंड में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलते दिखाई देगा। वक्फ बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष शादाब शम्स के मुताबिक नए प्रस्ताव में सर्वसम्मति से अवैध कब्जे को छुड़वाने का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बोर्ड के सख्त रुख के बाद से ही कई लोग उन्हें इसमें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह कहना चाहते हैं कि अब यह कार्रवाई होकर रहेगी और राज्य में हजारों करोड़ की संपत्ति को बोर्ड छुड़वा कर रहेगा। वक्फ बोर्ड की पहली बैठक 15 तारीख को आहूत की गई है और मुझे लगता है कि हमने उसमें प्रस्ताव पहले बुलडोज़र हम लोग खरीदेंगे, उसका प्रस्ताव उसमें आएगा और उस पर चर्चा होगी। हम ये मानते हैं कि हमें जो ज़मीनों के ऊपर नाजायज़ कब्जे हैं, जो लोगों ने उसे गलत तरीके से भू माफियाओं ने, वक्त माफियाओं ने कब्जाया हुआ, उनको कब्जे से मुक्त कराएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से आह्वान कर रहा हूँ कि गलती से भी कोई आएगा तो मैं बंद करा दूँगा। किसी कीमत पर भी भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। जो ज़मीनें जिन पे लोग कब्जा करके अवैध रूप से बैठे हैं, उनसे अनुरोध है कृपया करके उन ज़मीनों को तुरंत खाली कर दें, नहीं तो धाकड़ धामी का बुलडोजर आपके ऊपर चलने के लिए पूरी तरह। टिहरी के ग्रामीणों ने आंदोलन शुरू कर दिया है और टिहरी के लोग लगातार अपनी मांगों को आगे रख रहे हैं। लोगों की मांग है कि टिहरी डैम की झील में डूबी जमीन के बदले उन्हें जमीन दिए जाए। ग्रामीण इसको लेकर झील किनारे 4 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। ग्रामीणों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो वो जल समाधि दे देंगे। प्रशासन ने ग्रामीणों को समझाने के लिए एक रिपोर्ट शासन स्तर पर ऊपर भेजने की बात कही है, लेकिन ग्रामीण जमीन के बदले जमीन की मांग को लेकर ही अड़े हुए हैं। अभी तक किसी पर भी इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है जिसका उनकी मांग पत्र है, परंतु क्योंकि यदि बाय रूल्स उसमें ऐसा पॉसिबिलिटी है तो उसके लिए रिकमेंडेशन ऑलरेडी जा चुका है। वो जो हमारी पुनर्वास की तरफ से जो एक लेटर गया भी है उसकी प्रति भी हमने उनको दिखा दी है। अभी वो लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी एक मांग है, वो बात का विषय है कि वो पूर्ण होती नहीं होती है। अभी वो पीसफुली डेमोन्स्ट्रेशन पे हैं तो किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी वार्ता की बात होगी तो हम उनसे खुद से मैं जाकर के वार्ता करूंगी या जैसी भी पॉसिबिलिटी बनेगी वो की। जब कोई सुन ही नहीं रहा तो हमारी लास्ट मांग यही है कि हम इसमें जल समाधि ले लेंगे और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर फिर भी टीएसडीसी नहीं मानती है, प्रशासन हमारे साथ दुर्व्यवहार करता है, तो हम पीएसपी का और डैम का प्रोडक्शन रोक देंगे। उसके लिए चाहे हमें कुछ भी। और अब देखते हैं उत्तराखंड की खबरें फटाफट अंदाज में। कृषि एवं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी चंपावत के टनकपुर पहुंचे, जहां उनका बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सीएम कैंप कार्यालय टनकपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ भेंट की और कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश के समग्र विकास के लिए संकल्पित है।
रुड़की के मंगलौर हरिद्वार बाईपास पर एक बस अनियंत्रित होकर रेलिंग से टकरा गई। बड़ी बात यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। बस चालक के मुताबिक स्टीयरिंग जाम होने से हुआ हादसा। टनकपुर में जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए राज्य कर विभाग के अधिकारियों ने पंचमुखी धर्मशाला में व्यापारियों के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन किया, जिसमें सभी व्यापारियों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के फायदे बताए गए। पौड़ी नगर पालिका क्षेत्र और NH 534 पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ शासन का डंडा चला है। संयुक्त टीम ने चिन्हीकरण कर अब जल्द ही कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मसूरी पुलिस ने एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि यह शातिर ठग मसूरी में रहकर सुनार की दुकान को संचालित कराता था और इसके द्वारा लोगों से किट्टी कमेटी व सोने की करोड़ रुपए की ठगी की गई है। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के विशेष कार्याधिकारी सैयद गुफरान ने शुक्रवार को ADR सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गुफरान ने कहा कि नंदा देवी महोत्सव के दौरान 4 सितंबर से 7 सितंबर तक फ्लैट्स मैदान में विधिक जागरूकता स्टॉल का आयोजन किया गया है, जिसमें 10 दिव्यांगजनों को व्हीलचेयर और 6 दिव्यांगजनों को बैसाखी फ्री वितरित की गई। सरोवर नगरी नैनीताल में रोटरी क्लब द्वारा नेशन बिल्डर अवार्ड समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 10 अध्यापकों को रोटरी इंटरनेशनल शिक्षा के विशेष सम्मान नेशन बिल्डर अवार्ड से नवाजा गया है।